क्लिफर्ड ने लिखा है, जो हमारे दरमियान स्कॉटलैंड से यहाँ मौजूद हैं, तो हम जो को वेलकम करते हैं। ये खेल अडेप्ट किया है अनवर जाफरी साहब ने और इसकी हिदायत अनवर जाफरी साहब और शीमा खिरवानी ने दी हैं। तिलिस्म फेस्टिवल 22 जनवरी तक जारी रहेगा हमारा। इसमें मुख्तलिफ डांस ड्रामे, मुख्तलिफ खेल पेश किए जाएंगे। ये खेल हमारा कल पेश किया गया था और आज पेश किया जा रहा है। इसके अलावा 12 और 13 जनवरी कल और परसों हमारा एक और खेल जिन्हें लाहौर नहीं देखिया पेश किया जाएगा। इसके बाद 14, 15 और 16 जनवरी को हमारा एक और खेल जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा, डांस ड्रामा इंदर सभा। इसके अलावा 17 और 18 तारीख को मुझमें तू मौजूद जो अमर जलील की कहानी पर मबनी है। इसके अलावा 19 तारीख को बहरूपिया, 20 तारीख को खवातीन का मुशायरा होगा और 21 और 22 तारीख को एक और डांस ड्रामा पेश किया जाएगा जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ मोइंजोदारो। क्वीन संबारा के स्टैचू की डिस्कवरी जो हुई है उसके 100 से ज़ायद साल हो चुके हैं, लगभग 112 साल हो चुके हैं। उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, सॉन्ग ऑफ मोइंजोदारो पेश करेंगे। मैं मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, अपने खेल शुरू करने की जानिब हम बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक और काम सर अंजाम दे दें। लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़े कम हैं, लेकिन ताउन करेंगे तो बात अच्छी बन जाएगी कि अपनी जेब से ये 1 अदद या 2 अदद मोबाइल जो मौजूद हैं इसको निकालिए, इसको साइलेंट कर दीजिए और अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो जो गांव की रोशनी यहाँ दिखाई जाएगी उसमें खो जाइएगा। शुरू होती है। कहानी बिल्कुल शुरू से शुरू होती है और शुरू में कुछ भी नहीं था, यानी खाली खुली महाबोरियत थी। ना इंटरनेट, ना शॉपिंग मॉल, ना बाजार, ना ही बैंक, कुछ भी नहीं था। और यूं ही सब चलता रहा, ना मालूम कब तक। तब काली माता ने आँख खोली। काली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और उसने चारों तरफ देखा, जायजा लिया और बोली, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। उसने ठीक ही तो कहा। रुपया पैसा ही नहीं था तो जाहिर है सब बकवास था। मैंने किया ये कि साबुन बनाया और फिर उस साबुन का बनाया एक बुलबुला, बड़ा सारा, ये बड़ा सारा वो हवा में डोलने लगा और घूमने लगा। ये बुलबुले बहुत अच्छे लगते हैं, इस बात से मैंने एक और बनाया और फिर एक और एक और और इससे पहले कि वो सब हट कर खत्म हो जाते, मैंने उनमें से एक से कहा, हाँ तू
एकदम प्यारा सा बड़ा सा गोलगप्पा। सो मैंने अपने आप को सिखाया और छोटा कर लिया, जू की बराबर। और जू की जितनी नन्ही होकर मैं इस दुनिया पर रेंगने लगी। पर ये दुनिया थी बड़ी चिकनी, सपाट, खाली, बिल्कुल बेरंग, इंतहाई बेरौनक। तो मैंने इधर उधर कुछ झाड़ फटक की, बिल्कुल जैसे कालीन या दरी को करते हैं ना, तब उसमें पड़ी कुछ सिलवटें, कुछ ऊंच नीच नजर आई। हाँ, तो ये बने तुम्हारे पहाड़ और मैदान और वादियां और घाटियां। हाँ, अब कुछ अच्छा लगा, अब कोई बात बनी। फिर मुझे लगी भूख। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे अपने नजदीक ही कोई चीज उड़ती नजर आ गई। एकदम चिट्टे पर थे उसके। अरे मैंने उसे पकड़ा और खा गई। मैं क्या जानूं क्या था, मैंने तो उसकी मुंडी उखेड़ी और उसका खून हाथ तक करके पी गई। बड़े मजे का था, बिल्कुल चॉकलेट जैसा। फिर मुझे एक बड़ी सी डकार आई। तो ये हुई हवा। फिर मैंने कहीं फूका, कहीं मूता, तो बने दरिया, समंदर और झीलें। हाँ, कितना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। फिर मैंने देखा, वाह, 2 पल उखड़ू बैठी मैं ये सब देख रही थी कि मेरे पेट में मरोड़ उठी। और मैं पारी हो गई। ढेर सारा। मैंने सोचा कि जो जो करना है सब कर लिया, अब इधर से चलना चाहिए। ये मैं सोचते हुए उठी रही थी कि मेरी नजर नीचे पड़ी। जैसे मेरी नजर नीचे पड़ी तो मैंने देखा कि गर्म में से कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रेंगते हुए निकल रहे। ये तुम थे और तुम मेरी हंसी छूट गई। अरे मैंने जन्म दिया था ना। मैंने कहा जरा देखो तो इन्हें, कोई बालों से भरा हुआ, कोई चिकना चमकीला, किसी की 6 टांगें, कोई 4 टांगों वाला, किसी की तो सिर्फ 2 टांगें थी। हाय हाय हाय, बेचारे थे। कुछ तो ऐसे थे जिनके सिरे से टांगें ही नहीं थी, वो तैरते थे। मैंने सबको देखा, बहुत प्यारे लगे। फिर मैंने हरियाली को देखा, सब्ज घास, जरा नीला आसमान। वाह, कितना प्यारा लग रहा था ये सब कुछ, बहुत ही प्यारा। फिर मैंने कहा, तुम सबसे अब जाओ, जाकर भागो। और तुम सब यही करने लगे और तुम्हारे बच्चों पर बच्चे होने लगे। तब मैंने तुमसे कहा, तुम सबसे, कीड़ों मकोड़ों से, मछलियों से, परिंदों दरिंदों से, जानवरों इंसानों से, मैंने कहा ये है दुनिया, ये सारी की सारी दुनिया। इसका बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। और याद रखना कि तुम कौन हो, याद रखना कि तुम कहां से आए हो, याद रखना कि
तुम कहाँ जा रहे हो? भूलना मत, याद रखना। मुझे याद रखना। वो तो चली गई और अपने पीछे एक गांव छोड़ गई। एक आम सा गांव, बिल्कुल जैसे हर जगह होते हैं। और हर गांव की तरह यहाँ भी लोग जन्मते, बड़े होते, लड़ते झगड़ते, बूढ़े होते और फिर मर जाते। बिल्कुल जैसे हर जगह होता है। उस गांव में एक रईस आदमी रहता था। नाम था उसका मुखर्जी। और एक गरीब आदमी बंटू भी वहां रहता था। और एक औरत, सीता। और अमीर आदमी का भाई मंजू। और एक बूढ़ी औरत, मीना। इनके अलावा और भी बहुत से लोग थे। और वो सब वहाँ इकट्ठा रहते थे। वहां बड़ा अमन और भाईचारा था। बेइंतहा नाइंसाफी और जबर था जो गरीब लोग हमेशा से सहते आए हैं। फिर एक दिन हुआ यूं कि बंटू, बंटू, जी सरकार। मेरे कपड़े साफ नहीं। जी सरकार। तो तू यहाँ खड़ा कहीं देखता रहेगा? नहीं सरकार। कल त्योहार का दिन है बंटू। नए साल के त्योहार का दिन, यानी कल जश्न होगा। अब नए साल के इस्तकबाल के लिए हम साफ कपड़े तो पहन सकते हैं ना? जी सरकार। ये दुनिया तबाह होती जा रही है बंटू। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं। अब तो ये हाल है कि नौकर मालिक का कहना ही नहीं मानते। नहीं सरकार। जो बंधन हमें इकट्ठा रखे हुए था, उसके ताने बाने भी अब टूट रहे हैं, उधड़ रहे हैं। इस टूट फूट पर काबू नहीं है हमारा। इसे रोकना हमारे बस से बाहर है। इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर साफ कपड़े तो पहन सकते हैं बंटू। नहीं सरकार। क्या मतलब? मेरा मतलब है, जी हाँ सरकार। तो मैं जाकर इन्हें धुआं सरकार। हाँ, अच्छी तरह धोकर ला। उछले निदा, आसमान से गिरते बर्फ के गालों की तरह सफेद बन जाए। सरकार, मैंने आसमान से गिरते बर्फ के सफेद गाले कभी नहीं देखे। देखे तो मैंने भी नहीं है, मगर तखय्युल को आजाद छोड़कर तसव्वुर तो किया जा सकता है ना बंटू। अब जा, धोकर ला। यूं बंटू अपने मालिक के कपड़े धोने पहुंचा। सीता, हाँ ये कपड़े धो दे। ना, क्या? मैं और काम में लगी हूँ। तो फिर ये कौन धोएगा? तू खुद? रोज की तरह। हाँ, रोज की तरह। तू कर क्या रही है? पानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ। पंप टूटा हुआ है सीता, ये महीनों से टूटा पड़ा है। लेकिन पानी की जरूरत तो है हमें। लेकिन इससे पानी नहीं निकलेगा। क्या पता निकल ही आए। लेकिन हमको पता है सीता, पक्का पता है। औरों की औरतें तो अपने मर्दों का कहाँ मानती हैं, उनकी बात पर ध्यान देती हैं। औरों की औरतें बावली हैं। इतनी बावली भी नहीं है कि टूटे हुए पंप से जूझती रहें तेरी तरह। मुझे हर सूरत साफ पानी चाहिए। पानी चाहिए तो जाकर तालाब से ले आओ। मैं भी इससे यही कहता हाँ। रहता हूँ। वो पानी गंदा है। तो सो बाल लो। चूल्हे में जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओ प्लेन हाफ लो। मैं थक गई हूँ। तुम्हारी किस्मत, यही है जिंदगी। और क्या? मेहनत मजदूरी ही तो नाम है जिंदगी का। बिल्कुल सही। लेकिन जागीरदार के पास तो खूब पानी है। तो जागीरदार जो ठहरा। इस बात ने सीता को लाजवाब कर दिया और यूं वो अपना काम करने लगे और जागीरदार भी अपना काम करने लगे। आपको यहाँ एक बात जानना जरूरी है। बंटू के
बारे में, और सीता के बारे में। उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। मगर बंटू जरा कमजोर किस्म का मर्द था। हाँ, उसे जुम्बिश नहीं होती थी। नहीं, कभी कभार हो भी जाती थी। हाँ, मगर थोड़ी देर के लिए खफीफ सी यूं समझिए कि अभी हुई और खत्म से। ये कोई हंसने की बात नहीं है, बड़ा संजीदा मसला है। इसका उन दोनों को बड़ा दुख था, दोनों को बड़ा रंज था। क्योंकि अपने अपने अंदाज से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन आपस में वो इस बारे में बात नहीं करते थे, वो जबान पर ला ही नहीं पाए ये बात कभी। और यूं ही जिंदगी गुजरती गई। उन्होंने ये सब भुला देना चाहा। मैं नहीं भुला सकती, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। और यूं वो औरतें अपने अपने काम में जुटी रही। और जागीरदार सोता। मुझे वो जमीन चाहिए। हाँ, एक और चीज जो इसे चाहिए थी। सीता, चाहने से कोई बात नहीं बनती। मैं भी इसे यही समझाता रहता हूँ। मुझे वो जमीन चाहिए, वो हमारी है। हमारी कोई जमीन नहीं है। है जो बुढ़े जागीरदार ने तुम्हें दे दी थी, जो उसने तुम्हारे नाम लिखवा दी थी। वो तो उसके बेटों ने वापस भी ले ली। जागीरदार और उसके भाई ये हम दोनों ने मिली भगत से किया। एक शाम मंजू अपना थैला, अपनी अय्यारी की पिटारी उठाए गांव पहुंचा। उस वक्त गरीब बंटू खेतों में मजदूरी करके घर पहुंचा ही था। ए आओ जी आओ, ये देखो मंजू आया है। देखो देखो क्या क्या बढ़िया माल लाया है तुम्हारे लिए। भाई हीरे जवाहिर है मेरे पास। ये देखो बेहतरीन मोती, कल्चर्ड फल, गिलास के हैं। और ये हैं बालियां। ये BR बाय गोल्ड वाले हाजी साहब ने रेटनर्स ऑफ यूके से इंपोर्ट किए हैं। रेटनर साहब खुद इनको कहते हैं चीप क्रैप, यानी इससे आला क्वालिटी तो कोई हो ही नहीं सकती। और जनाब बंटू मियां, आपके लिए तो एक बहुत ही खास आइटम है, एक्स्ट्रा स्पेशल विस्की। बंटू मियां, ये असली स्कॉच विस्की है भैया, मेड इन जापान। जरा चक्कर तो देखो। हाँ? पियो पियो। बंटू, तू काम कर करके थक गया होगा ना। अरे पीले थोड़ी। थोड़ी सी पीकर तो देख। अरे हम उससे कौन सा इसके दाम मांग रहे हैं अभी, तो बाद में देखेंगे। अरे मर्दों पर थोड़ी बहुत मस्ती जायज होती है, चैन सुकून मिलता है इससे। और चैन सुकून हासिल करना मर्द का हक है भैया। पी पी पी। पी पी। अच्छी लगे हैं? हाँ, ये लो और पी पी पी। तेरे बाप का क्या जाता है, पी। और थोड़ी और उसके बाद कुछ और। हाँ जी, तो अब कुछ बातचीत भी हो जाए। कुछ गप लगा ले, कुछ अपनी के कुछ हमारी सुन। जमीन के बारे में। उस जमीन के बारे में जो हमारे वालिद साहब ने मरते दम तेरे नाम की। हाँ, वो जमीन जो उन्होंने तेरे नाम कर दी थी, उस यतीम बच्चे के नाम कर दी थी जिसको उन्होंने रहम खाकर गली की नाली से उठाया था। क्योंकि वो तुझसे प्यार ही इतना करते थे। तुझे तो पता है ना, उस वक्त उनके दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वरना बंटू वो भला क्यों तुझे कुछ भी देते? अब बता, उनके प्यार, मोहब्बत, शफकतों का ये सिला देगा। एक बीमार आदमी की आसानी कमजोरियों का फायदा उठाना क्या जायज है? इसके अलावा बंटू, ये जमीन जायदाद है ना, इनका बड़ा बोझ होता है। बस। इसकी देखभाल करना बड़ी दर्जे सही का काम है। खासकर तुझ जैसे इंसान के लिए जो किसी काबिल है। हाँ, उस कर्जे का भी तो सोच जो तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, हैं? पता है ना तुझे, तूने हमसे कितना कर्ज किया हुआ है? उसे भूल मत जाना बंटू। हाँ, तो चल अब यहाँ कागज पर दस्तखत कर दे। मगर मुझे तो
लिखना ही नहीं आता। वो तू हम पर छोड़। तेरी ये मुश्किल भी हम आसान कर देते हैं। या। हाँ, वो बेचारा नशे में इतना धुत था कि उसे पता ही नहीं चला उसके साथ क्या हो रहा। जबरदस्ती उसका अंगूठा और उसका दस्तखत कागज पे ले लिए गए। जब उसकी आंख खुली है तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और जागीरदार ने उसकी जमीन पर कब्जा जमा लिया। लेकिन उन्हें क्या जरूरत थी इस जमीन की? कौन सी कमी थी उनके पास? कुछ भी ना दो किसी को, कभी नहीं। अपना कब्जा मजबूती से जमाया। और उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बोया, खाली छोड़ रखा है इसे। हाँ, उन्होंने तुझे उल्लू बना दिया। मैं उनका कैसे मुकाबला करता? तू मना कर सकता था, इनकार कर सकता था। इनकार करना इतना आसान थोड़ा ही होता है। खासकर अगर उनका कर्ज चढ़ा हो तो इनकार कैसे हो सकता है? आखिर ये कर्ज है कितना? थोड़ा ही। मुझे ठीक से मालूम नहीं है कितना बचा है। अरे थोड़ा कर्ज ही बहुत होता है, काफी होता है। फिर ये जमीन है ही कितनी? हाँ, इतना छोटा सा टुकड़ा है। गांव की सबसे बंजर और बेकार जमीन का टुकड़ा। इसीलिए तो वो कम्बख्त बुढ़े जागीरदार ने तेरे नाम कर दी थी। हाँ और क्या, बिल्कुल बंजर, पथरीली और बेकार जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। हमारे पास उन्हें होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बंटू, पड़ता है फर्क। हाँ, हम उसे किसी न किसी काम में ला सकते थे। हाँ, ये तो है। उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं बोया, कांटे उग रहे हैं उस पर। अरे वो मालिक है जमीन के, जो जी में आए करे। हमें वापस लेनी चाहिए। ये हम नहीं कर सकते। वो अब उनकी है, उनकी हो चुकी है लिखत पढ़त के साथ कानूनी तौर पर। तो तू वकील से बात करके देख। वकील कौन सा गांव में बैठा है? वो तो शहर में होता है। तो तू शहर जा। पर मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे कहाँ हैं? हो सकता है पैसे देने ही ना पड़े। अरे वकील तो सांस लेने के भी पैसे मांगते हैं। लेकिन वो तो इसी गांव का था। और तूने मुझे बताया था कि तेरा और उसका बचपन का साथ था। अब मैं कब तैयार रहूंगा? लेकिन तू तो उसके बड़े काम आया था। अरे कोई ऐसा खास नहीं। तूने मुझे बताया था कि तूने उसे भैंसों के बाड़े में रहने की जगह दी थी और रात भर लालटेन पकड़े खड़ा रहता था ताकि वो पढ़ाई कर सके। वो तो सब भूल भी चुका होगा। हो सकता है ना भूला हो। लेकिन मैं शहर जाऊंगा कैसे? चलकर, मैं कैसे? टांगों पर चलकर, और कैसे? जागीरदार मुझे टिक कर बैठने का तो वक्त देता नहीं। कुछ भी हो, तुझे जाना होगा। ये नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ जा बस। बेकार है सीता। तू चाहती है कि मैं निडर बन जाऊं, डट के खड़ा हो जाऊं? मगर ये कैसे होगा? आँख खोलने से लेकर आज तक मैं उनके हुक्म का गुलाम रहा हूं। बंटू ये कर, बंटू हो गया, बस ये है मेरी सारी जिंदगी। इसके अलावा मेरा जीवन और कुछ नहीं है। और जीवन के धारे को बदलना इतना आसान नहीं होता। बंटू, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू उनके जूते ना चाटा कर। सीता, जब मैं उनके सामने होता हूँ तो मैं उनका हुक्म मानता हूँ। मैं कहता हूँ जी सरकार, जो हुक्म सरकार। हमेशा से ऐसे ही चल रहा है और ये सबसे आसान है। मैं मुंह से कुछ बोलता हूँ और दिल में कुछ और कहता हूँ। दिल के अंदर तो वो झांक कर नहीं देख सकते ना। उन्हें क्या पड़ी यही करने की, इसलिए वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देते। तू समझ रही है? ये ज्यादा आसान है। मेरे दिन रात आसानी से गुजरते इस तरह। लेकिन रमीन का जो तू कह रही है वो मैं मानता हूँ। उन्होंने बड़ा धोखा किया था मेरे साथ, ये भी मैं जानता हूँ। अगर मौका मिला तो मैं वकील से मिलूंगा जाकर, ये मेरा वादा है।
अरे लेकिन इससे ये आसान लगा बैठा कि ऐसा करने से यहाँ कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। नहीं नहीं, वकील का सोचना बेकार है। अरे जाए वो भाड़ में, उसके बस में है ही क्या कि वो कुछ कर सके। हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करना बेकार है। हमें एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज कभी मैंने भी किया था एहतजाज, बड़ी पुरानी बात है। उन दिनों मैं शहर में रहा करती थी। शहर के कुछ लोग ये चाहते थे कि हम अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं, अपना सब कुछ समेट लें, उस जगह को खाली कर दें जहां हमारी झुग्गियां थी। मैंने सोचा कि जगह के अलावा हमारे पास है ही क्या जिसकी फिक्र हो। अरे टीन डब्बर से बनी हुई झोपड़ियां, फटे टाट के दरवाजे, कुछ लोग तो गटर के पाइपों में रहते थे। तो हमने फैसला किया कि हम जगह को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो हम डट गए, इकट्ठा होके हमने मोर्चा बना लिया और इधर उधर से कपड़ा जमा करके झंडे बनाए जिन पर लिखा बेघर लोगों को घर दो, बेजमीन आवाम को जमीन दो। सारा दिन धरना दिया और नारे लगाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद। वो हमें खामोशी से देखते। अरे इनमें हिम्मत भी कहाँ है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। हम अपने घमंड में ये सोच रहे थे। पूरा दिन धरना दिया और गीत गाते रहे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी। उन दिनों किसी शायर ने नया नया लिखा, सब जोश में थे, अपने जज्बे में, फतेह के जज्बे में चूर थे। और फिर अगली सुबह वो लाठियां और आंसू गैस और घर गिराने वाली मशीनें और गाड़ियां लेकर आ गए और हम पर झाड़ू। अरे हमको वहां से ऐसे उड़ा दिया जैसे मक्खियों को कचरे के ढेर पर से उड़ाते हैं, तेल की धूनी देकर। हमारे दो को गिराकर चट्यल मैदान बना और हम वहां खड़े देखते। उसके बाद सारा मलबा इकट्ठा करके ट्रकों में डालकर ले गए, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं। तब हमें समझ में आया कि हमारे पास भी कुछ था खोने के। पर देर में समझ आया, क्योंकि अब वहां कुछ नहीं रहा था, कुछ नहीं रहा था, सब खत्म हो चुका था। और यही कहानी हमारी तमाम बस्तियों की है, चाहे वो गांव में हो या शहर में, हर जगह यही होता है। बस यही है खरा सच। इसीलिए मुझे नफरत है इस गांव से। यहाँ हर कोई अपने दिमागों को ताला लगाए बैठा है, डरा सहमा कि कहीं जो थोड़ा बहुत हाथ में है वो भी ना निकल जाए। कभी कभी डर के रहना ही समझदारी होती है। मैं भी बहुत डर के रहा करती थी। जब मैं अपने पहले आदमी के साथ थी तो मैं भी बहुत डर के रहा करती थी, चुहिया की तरह इधर से उधर सुटक जाती थी। मैं अपने नए कपड़े, जेवर, गहने, अपनी हैसियत खोना नहीं चाहती थी। लेकिन डरने से कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिर में मैंने अपना सब कुछ खो ही दिया। तब पता चला कि खो देने का खौफ असल में खो देने से ज्यादा बुरा होता है। तू समझता है कि मैं पागल हूँ, तुम दोनों यही समझते हो कि मैं दीवानी हूँ क्योंकि तब्दीली की ख्वाहिश करती हूँ। तुम दोनों खुद को
बंटू खुद गंद मिट्टी में सना धड़ाधड़ अपने मालिक के कपड़े उजले करने में लगा हुआ है। तो और क्या करें? तेरा तो हमेशा का यही जवाब होता है। और तुम भी इससे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हो। ये जो कतरने जोड़ जोड़ कर धागे पिरो कर तुम बनाती रहती हो ना, इन्हें अब कभी कोई खरीदने नहीं आने वाला। अरे काम किए बगैर मैं नहीं जी सकती, उंगलियों में खारिश होने लगती है। और फिर क्या पता कोई गाहक चला आए। और क्या पता इस पंप से भी पानी निकल ही आए। अरे ये गांव जहां कभी कुछ नहीं बदलता, जो सदियों से ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। पर ये वो दिन था जब छोटा भाई दोबारा वहां अपना थैला वही अपनी अय्यारी की पिटारी जब जागीरदार टहलने निकला। जो वो कभी कभार ही करता था। बंटू, जी सरकार। मेरी छतरी ला, आज मैं चहलकदमी करूंगा। बड़े भाई की सांस फूली रही और छोटा अकड़ क्यों दिखाता था। दोनों भाइयों की मुलाकात गांव के चौक में हुई। सुनाओ भैया, क्या हाल है? गोरा, बहुत तेज धूप है, तू छतरी सही तरीके से नहीं पकड़ सकता क्या? छतरी टूटी हुई है सरकार। ओए छतरियां तो अमेरिका की बेहतरीन होती हैं। ऐसी के बटन दबाया और जुप, अमेरिकी झंडे के साए में सुकून के मजे लूटो। $200 $200। सोच बंटू, सोच, जरा तसव्वुर करके देख। मुझसे नहीं होता सरकार। गरीबों के तखय्युल की परवाज़ कितनी महदूद है, बल्कि है ही नहीं। $200 बंटू, ये इतनी बड़ी रकम है जो तू सारी जिंदगी में नहीं कमा सकता। मेरी सारी जिंदगी की मजदूरी एक छतरी की कीमत से भी कम है। बंटू, अमेरिका में हर चीज की बड़ी ठीक ठीक कीमत लगाई जाती है। लेकिन ये अमेरिका तो नहीं है। अरे इसी बात का तो रोना है, यही तो दुख है। हाँ, ना ही ये अमेरिका है और ना ही वहां की छतरी है हमारे पास। इसीलिए भैया हमें शॉर्टकट से तरक्की करना होगी, कोई जुगाड़ लगा के। इस दौरान सूरज की तपिश में तो कमी आने से रही। भाई अमेरिका में होते तो झट से एक पंखा खरीद लाते, ऐसा के बटन दबाया और ठंडी हवा जैसे 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 फ्रिज में बैठे हो। भैया ये सब हमारी पहुंच से बाहर है। इसीलिए भैया हमें अपनी पहुंच को बढ़ावा देना होगा। इसके जरिए ये क्या है? रोशनी। ये रोशनी नहीं है भैया, कुमकुमा है, रंगीन शीशे का कुमकुमा। लेकिन इस कुमकुमे में, इस बल्ब में भैया हुआ एक बारीक तार है, औलादी। उस तार से जब बिजली गुजरती है तो ये भड़कता है, जब ये भड़कता है तो हमको रोशनी मिलती है। भैया तुम ख्वाब देख रहे हो? भैया मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं ख्वाब नहीं देखता। अरे हमारे गांव में बिजली नहीं है। अरे हमारे गांव से बिजली के तार तो गुजरते हैं। हाँ, तार तो गुजरते हैं, मगर उनकी बिजली हमारे लिए नहीं। वो तो बाला ही बाला आवाम के सरों के ऊपर से गुजर जाते हैं। इनके दिमाग तारों के भेद क्या जाने। इन्हें तो बस पेट भर रोटी मिल जाए और वो ठर्रा तो तुम्हारी मेहरबानी से यहाँ फरोख्त होता है। इस गांव में जा ना कोई आता है, ना लिखता पढ़ता है, ना ही किताबें हैं। मैं हूँ वाहिद वो शख्स जिसके पास कोई किताब है। जहालत के समंदर में घुटन से मर रहा हूं मैं। इस गांव की तारीकी दूर करने के लिए रोशनी चाहिए, जिसकी एक किरण भी यहां मौजूद। बहुत ख्याल से रखना बंटू, इसको बहुत प्यार देना। सीता, 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 क्या? जरा देख तो। क्या? बच्चा, हमें एक बच्चा सौंपा गया है। ये देख, ये ले सीता, संभाल। लड़की है छोटी सी, ये बड़ी होगी, खूबसूरत होगी, सेहतमंद होगी, स्कूल जाएगी,
हमारी तरह जाहिल नहीं रहती है, ना ये कर्जदार होगी किसी की, ये किसी की गुलामी नहीं करेगी, बेगार नहीं करेगी, ये वकील बनेगी, इंसाफ के लिए लड़ेगी, अमीरों से लड़ेगी। ये देख, क्या? अरे अरे कसम से मैंने बच्ची को खुद देखा था। तूने सपना देखा होगा, तेरी बच्ची तो ये है, एक पुराने कपड़ों का बंडल। मैं ऐसा सपना क्यों देखता? यहाँ बहुत ठंड है, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन ये कपड़ा कहाँ से आ गया? ये हमारा तो नहीं है। हमने जमीन खोदी थी, वो तो सपना नहीं था। और हमने प्यार किया था, वो तो सपना नहीं था। सीता, 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 तू कहाँ चली गई? तो क्या वो सब सपना था? मैंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया था, मैं भूलूंगा नहीं, 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 मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेशकीमत हैं, इनके जरिए गांव की काया पलट जाएगी। नामुमकिन। भैया मुझ पर एतबार करो। मैं तुम पर क्यों एतबार करूं? मैं अमेरिका से होकर आया हूँ। अरे मुझे अमेरिका पर ही एतबार नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने ऊंचे मीनार पर चढ़कर सब खुद देखा है। शिकागो, जिधर नजर दौड़ाओ चकमगाती रोशनी, रोशनी के दरिया, रोशन मीनार, रोशन तस्वीरें, चमकती हुई रोशनी, रोशनियों का पूरा शहर। भैया ऐसी रोशनी नहीं चाहिए। अगर तुमने देखा होता तो ऐसा ना कहते। अरे सारा काम बिजली का है, बच्चा भी बटन दबाकर 10 आदमियों जितना काम कर सकता है। और अजीब बात यह है कि इस चीज को अहमियत भी नहीं देते, समझते हैं कि सारी दुनिया ऐसी ही होगी। मुझे तो वो हकीकत की निगाह से देखते थे, मुझे वो अपना कूड़ा उठाने के काबिल भी नहीं समझते थे। लेकिन यहाँ सब हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। भैया मुझ पर एतबार करो। बहुत जरूरी है भाई, अभी मुझे भूख लगी है। पहले मेरी बात पर एतबार करो। अच्छा, मैं तुम्हारी बात पर एतबार करता हूं। अब मैं खाना खा लूं? खाना लाओ। जिस दौरान मर्द बातचीत कर रहे थे, उस दौरान औरतें काम में जुटी हुई थी, लिहाजा खाना तैयार था। वक्त बदल गया, रस्म और रवाज बर्बाद हो गए। मेरे बचपन में अब्बा जान की हैसियत गांव के बाप की थी। ये बात उस वक्त मानी जाती थी कि गांव के सर पर एक बाप के साए की जरूरत है, जो कि अब भी है, लेकिन लोगों में इसका एहसास खत्म हो गया। अगले वक्तों में ऐसा नहीं। अगले वक्तों में लोग इस बात की जरूरत को महसूस करते थे, मानते थे, चूं चला किए बगैर अदब करते थे, तासीम के साथ। और जो नौकरानियां दस्तरखान सजाती, उस खिदमत बजाने में भी खुशी का इजहार होता था। सलीका, खुशमिजाजी, यूं सड़ी शक्ल के साथ खाना नहीं फेंका जाता था जैसे किसी मवेशी के आगे चारा डाला जा रहा हो। हमने खाना रख तो दिया है, क्या ये काफी नहीं? नहीं सीता, ये काफी नहीं है। ये दुनिया एक निजाम के तहत चलती है जो खुदा ने राइज किया है। मेरा भाई मुझ पर हंस रहा है, ये मुझे दख्तियारूसी समझता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, मर्द की फर्माबरदारी औरत पर लाजिम है। ये जिंदगी का बुनियादी उसूल है। अगर ऐसा ना हो तो दुनिया तहबाला हो जाए। शेक्सपियर की कहानी है। शेक्सपियर सीधा, शेक्सपियर। मैं किसी शेक्सपियर को नहीं जानती। ड्रामा नवीस था, अंग्रेज ड्रामा नवीस। अमेरिकन। क्या फरमाया आपने? अमेरिकन है भैया, एक अमेरिकी ड्रामा लिखने वाला। माफ करना, वो इंग्लिस्तान का था, मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ हो सकता है कभी हो वहां का भैया,
खैर वो इससे अमेरिकन है। कहानी पर क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो कहानी सुनो सीता, अक्ल और दानिश से भरपूर अमेरिकी कहानी। तो मैं कह रहा था एक औरत बहुत ही खूबसूरत, एक हसीन औरत थी सीता, ये इंतहा खूबसूरत। लेकिन सरकश और नाफरमान, वो किसी का कहा नहीं मानती थी, ना अपने बाप का, ना बहन भाई का, ना उनका जो उसका रिश्ता लेने आती थी। सब उससे डरे सहमे रहते थे। लेकिन आखिरकार उसके शौहर ने उसको सीधा कर दिया, को छापड़ लगाए, कौड़े रसीद किए, कीचड़ में घसीटा, यहाँ तक कि भूखा रखा। तब जाके वो मानी और सीधी हो गई और अपने शौहर का अदब करने लगी। और सीता ये जो ताज़ीम थी ना, इसने बढ़कर मोहब्बत की शक्ल इख्तियार की। और यूं वो निजाम जो बिखर रहा था वापस लौट आया, क्योंकि उसकी समझ में वो सब कुछ आ चुका था जो शायद तुम समझ नहीं सका थे। और वो ये कि मर्द और औरत के बाहमी रिश्ते का तवाज़ुन ही कायनात का बुनियादी उसूल है। इस पर अच्छी तरह गौर करना सीता, अच्छी तरह। कैसी लाजवाब कहानी है सीता, है ना? मुझे तो नहीं लगी। शेक्सपियर एक अजीम आदमी का शिकार, अकड़ो फहम का समंदर, उसकी हर बात मोतियों की तरह है। इन्हें चुन लो वरना पछताओगे। सुना सीता? हाँ सुन लिया। तुमने बस कान से सुना, वरना ये बातें दिल से मानने वाली थी। अगर दिल से मानोगी तो सब चैन सुकून से रहेंगे। तुम यहाँ की नहीं हो सीता, बड़ी बदहाली में आई थी हमारे पास, हमने तुम्हें पनाह दी। तुमने क्या किया? इस गांव का चैन सुकून ही गायब कर दिया। हम अमन चाहते हैं इस दुनिया में भी और अपने गांव में भी, सिर्फ अमन और सुकून। अब चाय लाओ। बड़ी मुजोर है। और जान होते इसको बड़े रखवाकर दिमाग में अरे अब तो मर चुके हैं भैया, और यही अगर तुम्हारी दुनिया का हुआ है, वो मर चुकी है, अब उसे खैर बात कर डालो। कभी नहीं मानता, मेरे होते हुए मैं नस्ल और आवाज को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। अब तुम मुझे बताओ, वो दौर अब से बेहतर न था? ये हवेली कितनी शानदार थी, पूरे गांव पर हमारी मिल्कियत थी, और उस वक्त चाय भी गर्म मिला करती थी, जिसको पिया जा सकता। सीता ये चाय ठंडी क्यों है? यह हमारी गुजारिश इतनी नामुनासिब है। सीता, तहजीबो तमद्दुन का धारा गर्म चाय की फराहमी के बगैर कैसे जारी रह सकता है, यह समझ में क्यों नहीं आता तुम्हारी? ईंधन कम था, चूल्हा ठंडा हो गया था। उस स्टोव का क्या बना? कौन सा स्टोव? वो पिछले बार में जो लाया था। मेरा क्या वास्ता चूल्हों से? घटिया माल था, बेकार पड़ा है। बिल्कुल घटिया नहीं था, वुलवर्थ का था, A1 क्वालिटी का। तोड़ दिया होगा इस जाहिल ने। उसका तेल नहीं है। भैया तेल नहीं है तो तुमने मंगवाया क्यों नहीं? मेरा तेल से क्या वास्ता? तुम्हारा आदमी कहाँ है? कपड़े धो रहा है। तो बुलाओ। इसे मैं संभालूंगा भैया, इसे तो मैं ऐसा चीजा करूंगा कि तुम्हारा सुख चैन वापस आ जाएगा, तुम्हारे गांव में रोशनी होगी और तुम्हारे घर में सुकून। इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो, बस देखते जाओ। जी हुजूर, आपने मुझे बुलाया सरकार? हाँ, हमें तेल दरकार है, मिट्टी का तेल, तुमको जाकर लाना होगा। कहाँ से सरकार? बैठ जाकर, और कहाँ से? लेकिन फिर मैं कपड़े कब धोऊंगा? ये तुम्हारा मामला है कि कब धोगे। लेकिन मुझे वो कपड़े कल साफ चाहिए। हाँ, वो जरूर मिलेंगे भैया, वरना किसी की दुर्गत बनेगी। दोनों काम एक साथ कैसे करूंगा मैं सरकार? बंटू, तू चला जा, कपड़े मैं धोऊंगी। तुमने सुना बंटू? सुन रहे हो ना भैया? सिरहाने का काम चल पड़ा है, अब हमें शाबाशी दो, मुबारकबाद दो। शाबाश, मुबारक हो। सीता, मेरे कपड़े भी धो डालो तो अच्छा है, ये शहर की धूल मिट्टी से हट गए हैं। बंटू, तुम अभी तक नहीं हो? तेल के लिए पैसे नहीं है सर। हाँ, वहाँ परचून वाला मेरा दोस्त है, उससे कहना कि मैंने भेजा है, तुमसे पैसे नहीं लेगा। शहर बड़ी दूर है सर। और कर जाओगे तो जिस्म में फुर्ती आएगी, चल जाओ। बंटू, चला जा शहर, ये मौका अच्छा है।
और बंटू बेचारा चला गया। और बूढ़ी औरत धूप में बैठी ऊँगती रही। और जागीरदार थककर सो गया। और बंटू शहर की तरफ दौड़ता रहा। और सीता कपड़े धोती रही। और जागीरदार का भाई उसे ताड़ता रहा। तब काली ने कहा, एक जमाना था आज से हजारों साल पहले, जब ना शहर थे, ना हवाई जहाज, ना गाड़ियां। लोग सब इकट्ठा रहे एक मैदानी इलाके में, दरिया के किनारे। वहां बदबू थी, वहां धूल मिट्टी थी और वहां मक्खियां थी। और कभी कुछ नहीं होता, लेकिन बीवियां अपने शौहरों का कहना मानती थी। दुनिया का निजाम जारी था। औरतें बावर्ची खाने में काम करती रहती और मर्द रेत पर बैठे कीड़ा कांटा बनाते। फिर एक मर्द ने एक दिन एक मीनार का नक्शा बनाया, तो दूसरे ने कहा, ये अच्छा, चलो यही करते हैं। औरतों को बोलो कि ईंटें बना। और वो यही करने लगी। सारी औरतें ईंटें बनाकर भट्टी में पकाने लगी। वो लग गई इस काम पर, ईंटें बनाती रही, बेतहाशा मनहूस ईंटें। लग गई सारी औरतें ईंटें बनाने में, पसीने से शराबोर वो ईंटें बनाती रही। तपते सूरज के नीचे वो लगी रही ईंटें बनाने में। और मर्द तामीर का काम करते। उनका मीनार ऊंचा होता गया, बढ़ता गया, और कुछ नहीं हुआ, बस मीनार ऊंचा होता गया। फिर एक मर्द ने कहा, मेरी ईंटें आसमान को छू रही हैं। मेरा मीनार सबसे ऊंचा है। मेरा बड़ा और तगड़ा है। और फिर वो आपस में ईंटें चलाने लगे। इतना शोर मचा रहे थे कि कुछ सुनाई नहीं देता था। ये बावलापन था, निरा बावलापन। हालांकि उनके मेहमान बिल्कुल बेकार थे, किसी के काम नहीं आने वाले। और इतने से मेरी चुगली के नाखून से 10 गुना छोटे। मैंने कहा, जाहिल हो तुम लोग सब, हैं? अहमक हो। सही तो कहा था। जरा सोचो तुम, जरा जरा से चीखों के पीछे, धज्जियों के पीछे लड़े मरे जा रहे थे। इतना शोर मचा रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बावलापन था, निरा बावलापन। खेतियां वीरान हो गई, खलियान जल चुके। तुम जानते हो ये क्यों हुआ? इसलिए कि औरतों ने मर्दों का कहना माना था। ये था पहला गुनाह, औरतों की पहली दिमाग। और बंटू अब भी शहर की तरफ दौड़ा जा रहा था। और जागीरदार बिस्तर पर सोए जा रहा था। और सीता कपड़े धोए जा रही। और छोटा भाई शहवानी निगाहों से उसे ताड़े जा रहा। उसका लिबास भीग कर उसके बदन से चिपक गया। जिस्म के सारे उभार मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। सीता, मुझसे बातें करो। अरे कुछ तो बोलो। तुम समझती हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। गुस्सा, जब भी मैं आता हूँ तुम गुस्से में होती हो। गुस्सा तुम्हें भला नहीं लगता सीता? रहती हो तुम्हें गुस्से में हर वक्त। अपनी गुर्बत की वजह से गुस्से में रहती हूँ। मैं भी गरीब हूँ, लेकिन मैं तो गुस्से में नहीं रहता। तुम गरीब नहीं हो। पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कंगाल था। सब कुछ मेरे भाई के हिस्से में आया था सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे 20 मिनट पहले पैदा हो गया था, बस। फिर मैं गुस्सा नहीं करता। गुस्सा करने का वक्त ही नहीं है मेरे पास। मुझे मेहनत करना पड़ती है, मुझे इस गांव की बेहतरी के लिए काम करना है।
इसीलिए तुमने हमारी जमीन हथिया ली थी। अरे उस बेकार जमीन में क्या धरा था, और हमें हथियाने की जरूरत ही कौन सी थी, जबकि वो शुरू ही से हमारी थी। हाँ, उसके हाथ से जाने का मेरे भाई को बड़ा दुख था। वो बड़ा जज्बाती है, इसलिए मैंने तुम्हारे मियाँ से बातचीत की और वो उसे वापस करने पर राजी हो गया। मैंने हथियाई पथियाई कोई नहीं दी। तुमने उसके साथ ठगी की थी। मैंने कोई ठगी नहीं की उसके साथ। तुमने उसको नशे में धुत कर दिया था। अरे वो खुद जमीन मुझे देने पर बजित था। वो जमीन थी भी तो उसके लिए बहुत ज्यादा, खुद वो जो इतना सा है। उसके लिए बहुत ज्यादा तगड़ी हो, उसके बदल में जान नहीं है। वो बचपन से ऐसा ही था, मार पीट से घबरा जाता था। डरपोक, बहुत हंसते थे, खूब मजाक बनाते थे उसका। मुझे तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं नजर आती। किसी ने सही कहा है कि औरतों में मजाक समझने की सलाहियत नहीं होती। देखो, ताकतवर हमेशा कमजोर को निशाना बनाते हैं, यही दुनिया का तरीका है। मैं कमजोर नहीं हूं सीधा, कमजोर पैदा हुआ था। मुझे मेरे बड़ों ने बताया कि मेरे भाई ने मुझे अपनी माँ के पेट पे कुचल के रख दिया था। तकरीबन मरने वाला था, लेकिन मैं मरा नहीं सीधा, मैंने ताकत पकड़ ली। तुम समझती हो कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं सीता। मेरे अंदर इस गांव की बेहतरी के लिए काम करने का जज्बा है। मेरी बात पे यकीन आया कि नहीं? नहीं, तुम्हें यकीन करना चाहिए। तुमको सिर्फ बातें बनाना आती है। खूब पहचानती हूँ मैं तुम्हें। ये जो बिजली का किस्सा तुम हाँकते हो, सब घोंसलेबाजी है। तुम समझते हो कि हम गरीब हैं तो तुम्हारे चक्कर में आ जाएंगे। हमें सादा जानकर धोखा देना चाहते हो तो ये जान लो कि मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं इस गांव को रोशन करके दिखा दूंगा। मैं वो करके दिखाऊंगा जब तुम्हारा मियाँ कभी नहीं कर सकता। कमजोर आदमी है वो, अहमक है। तुमने देखा मैंने कैसे उसकी दौड़ लगवा दी, बकरी की तरह हंका दिया उसको। अभी परचून वाला तेल थोड़ी देगा, लेकिन उस गाउदी की अकल कहाँ की, वही बात समझ सकता। तुम उसके बल्ले क्यों बन गई हो? पूरे गांव में तुम्हारे अलावा कोई काम की चीज नहीं है, बाकी यहाँ सब कचरा माल है। तुम समझती हो कि मैं अपने भाई का हाल पूछने यहाँ आता हूँ कि यहाँ बड़ा सोता रहता है? मैं सिर्फ तुम्हें देखने आता हूँ सीता। मेरे भाई को यहाँ अंधेरा दिखता है, जबकि इस गांव में नूर बिखरा हुआ है। तुम्हारा नूरानी रूप सीता, तुम इस गांव की रोशनी हो। गांव की रोशनी मेरे कपड़े धो रही है। वाह रे वाह। ये ना करो, मेरे कपड़ों से ऐसे मत करो। मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देती? मुझे तुम कैसे ठुकरा सकती हो? अपने शौहर को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। नहीं, शहर चलो, मेरे साथ शहर चलो। मेरी मानो सीता, ये गांव तुम्हारे काबिल नहीं है। तुमने अपने पहले शौहर को भी तो छोड़ा था। झूठ है ये। हाँ? कुछ तो ऐसे नखरे नहीं दिखाओ, बनावटी बातें रहने दो। मैं अपने मियाँ को कभी नहीं छोड़ूंगी। ना छोड़ो उसे, मेरे पास तो आ सकती हो। देखो, मैं अपने भाई की तरह ही पुराने दकिया मुसी ख्यालात का आदमी नहीं हूँ कि बातें घुमा फिरा कर करूँ। नए दौर का इंसान हूँ। ये नया दौर हमें इस मामले में बड़ा अच्छा सबक सिखाता है। हम ये बातें खुलकर कर सकते हैं। देखो, तुम जवान औरत हो सीता, तुम्हारी कुछ ज़रूरतें हैं। ये ज़रूरतें वो नामर्द कहाँ पूरी कर सकता है? मेरे पास आओगी तो बिल्कुल मुतमईन हो जाओगी, मैं तुमको शेर कर दूंगा। ये समझदारी की बात है सीता। तुम लोगों का कर्जा भी उतर जाएगा अगर तुम आजाद हो जाओगी गुलामी से। नहीं, वो जमीन भी तुमको मिल सकती है। नहीं, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। नहीं। उससे तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा, तुम जानती हो। हाँ, अब आ गया ना समझ में? वो कमजोर मर्द है सीता, है कि नहीं? मगर वो नेक है, रहमदिल है। रहमदिली का क्या अचार डालोगी? हमारे पास और है ही क्या? ये सब बकवास है। नेकी और रहमदिली नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। जरूर है, वरना हम में से आज कोई भी यहाँ ना होता। कोई भी नहीं, सब मर जाते। यही है जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है। हाँ, सिर्फ तुम जैसे कमजोरों को। जब मैं भूख से मर रही थी तो उसने मुझे सर छुपाने की जगह दी। अरे तुमने तो मुझे धुतकार कर भगा दिया था। तुम सब ने मुझे धुतकारा था
और अपनी हवेलियों के फाटक बंद करवा के ताले डलवा दिए थे। बंटू, जिसको तुम कमजोर कहकर जलील करते हो, वो नहीं डरा। उसने मुझे अपने पास रहने की जगह दी, मुझे खाना खिलाया, खुद भूखा था लेकिन मुझे खिलाया, अपने हाथों से निवाले बनाकर मेरे मुंह में डाले और फिर मेरा जी हल्का करने के लिए मुझे कहानियां सुनाया करता था। अरे वो अकेला ही तुम जैसे 10 पर भारी है। नहीं सीता, वो कमजोर है, वो कमजोर है, मैं ताकतवर हूं। अगर इतने ताकतवर हो तो ये लो, अपने कपड़े खुद धो। वो भीगे कपड़े उसे थमा कर चली गई। कमीनी औरत, तुझे अब पछताना होगा, तुझे अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जागीरदार सोता रहा। और गरीब बंटू बेचारा वापस गांव की तरफ दौड़ा आ रहा था। सुना तूने? सुनी उसकी बातें? हाँ सुनी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शेर कर दूंगा। उसके पास जाऊंगी मैं, कमीना कहीं का। सीता, तुझे उसके पास जाना चाहिए। क्या? उसके पास जा, उससे माफी मांग ले। माफी? और उससे? हाँ, तो तुझसे बदला लेगा। वो कल चला जाएगा। हाँ, तो फिर लौट कर नहीं आएगा। मुझे कोई परवाह नहीं। सीता, तू बंटू से ज्यादा ताकतवर है। मेरा पहला आदमी भी बड़ा ताकतवर था। लोगों ने बताया था कि पूरा का पूरा सांड है और अमीर भी बड़ा था। मुझसे कहने लगे, तेरे तो भाग खुल गए। और मैंने उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया। लेकिन सच्चाई का सामना तो शादी की रात कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद हुआ। वो कभी मुझसे नन्ही या प्यार से पेश नहीं आया था। अरे उसके लिए तो मैं ढोर डंगर से ज्यादा कभी कुछ थी ही नहीं। फिर उसने दूसरी शादी कर ली। मुझसे कहने लगा, वो तुझसे 100 दर्जे अच्छी है। मेरे यहाँ बेटी जो पैदा हुई थी, भुगत चुकी हूं मैं इन ताकत के घमंडियों को, खूब जानती हूं। ये सारी बातें मुझे नहीं मालूम थी। फिर उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया, मेरे अपने गांव वाले। मैं कई दिन चलती रही, बल्कि हफ्तों चली। अपनी बच्ची को उठाए, भूखी प्यासी, वो रोती रही, रोती रही। मैंने अपना जी कड़ा कर लिया, अपना दिल पत्थर कर लिया, वरना मेरी छाती फट जाती। मैं छोटी सी, कुछ बूढ़ी सी, थोड़ी सुकड़ी सी, बड़ी बड़ी खोखली आंखों वाली। फिर अचानक वो चुप हो गई। हमने उसे दफना दिया, मैंने और बंटू ने। एक दरख्त के नीचे उसकी कब्र बना दी। लेकिन उसका भी तो हक था, उसका हक था इस दुनिया में रहने का। और बंटू अब भी गांव की तरफ दौड़ा आ रहा। वाह वाह। वो खुशखबरी लेकर आ रहा था। काली उसके गिर्द मुंडलाई और उसे छू लिया। उसने ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। मैं जागीरदार के मुंह पर थूकूंगा, तो और दूसरे भाई के मुंह पर लात मारूंगा, और फिर सीता को आगोश में लिए घंटों झूमता रहूंगा, झूमता रहूंगा, झूमता रहूंगा। सीता थकन से चूर कपड़े सुखाने के लिए फैला रही थी। लेकिन वहां धूल और मिट्टी पड़ी थी। तब बंटू वापस पहुंचा और बोला, सीता
सीता सीता सीता मैं वकील से मिलाया। क्या? हाँ, वो मदद करेगा। मैं पहले नहीं समझा था, लेकिन फिर जान गया कि इसलिए तू कपड़े धोने पर राजी हुई थी, इसलिए तूने जोर देकर जाने को कहा था। जब मैं परचून की दुकान पर पहुंचा, उस वक्त मेरी समझ में आया। दुकानदार ने तेल देने से इनकार कर दिया। मेरा मजाक बनाकर हंसने लगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं दौड़कर वकील के पास चला गया। उसे ढूंढने में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। उसे हर कोई जानता है और सारे लोग उससे मुलाकात करना चाहते हैं। वहां पहुंचकर मैं हिचकिचाया, लेकिन फिर मैंने तेरा सोचा और मैं अंदर चला गया। तेरे ख्याल से मेरी हिम्मत बन गई। और फिर वो आया और उसने मुझे पहचान लिया। बंटू, बंटू मेरे दोस्त, कैसे हो? यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अरे हाँ, बड़े जागीरदार की वो वसीयत मुझे याद है। मेरे बड़े उस्ताद ने लिखी थी। हमें बड़ा अचंभा हुआ। आमतौर पर मज़ारों को जमीन नहीं दी जाती, लेकिन खैर तुम मेरी बात पर ध्यान दो। उस वसीयत में जो लिखा जा चुका है वो उसके पाबंद है, और जिस कागज पर उन्होंने तुम्हारा अंगूठा लगवाया है उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं। तुम वापस जाओ, जमीन पर हल चलाओ, अनाज उगाओ, और अगर वो तुम्हें तंग करें तो तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बंटू। याद रखना, तुम्हारा मुझ पर एहसान है जो मैं कभी नहीं भुला सकता। याद रखना बंटू, भूलना मत। नेक आदमी है, शरीफ इंसान है सीता। तो क्या खोदे जमीन? क्या करें शुरू? क्या वाकई करे? ना ना, वकील की बात पर ध्यान मत देना। अरे वो यहाँ से बहुत दूरी पर है। मैं इस गांव को अच्छी तरह जानती हूँ। दोनों भाई तुम्हें उड़ा कर रख देंगे और कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। बंटू, गुड़िया की बातों पर ध्यान न दे। अभी ये करना होगा। हाँ, जरूर करेंगे। चल अभी करते हैं। अभी? बंटू, नया साल शुरू हो रहा है, हमारी फसल का साल। हाँ, अब वक्त बदलेगा। मैं फावड़ा उठा कर लाता हूँ। चोरी चोरी वो दोनों डूबते सूरज के पास से गुजरे और उस जमीन के टुकड़े तक पहुंचे और उस जमीन को खोदना शुरू किया। उस बेकार बंजर जमीन के छोटे से टुकड़े पर, गांव की सबसे उजाड़ जमीन, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं। ना ही इससे ज्यादा की उन्हें आज उम्मीद थी। तू डर रही है? हाँ, मैं भी। तो क्या करें? बंटू, अभी ये करना होगा। सो वो खोदते रहे। शाम का छुटपुटा तारीकी में डूबता जा रहा था। ना उन्हें किसी ने देखा, ना सराहा, ना ही तमगा दिया गया, क्योंकि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना वो किसी की जान ले रहे थे। वो तो सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे थे, जमीन में बीज डाल रहे थे। शायद उनको इसके बजाय जमीन में बारूदी सुरंगें बिछानी चाहिए थी। फिर उन्हें हमारे बहादुर जवान कहकर पुकारा जाता, और मीडिया उनके गुण गाता। लेकिन हुआ कुछ और। एक मौत काली ने बंटू को छू लिया और उसकी मर्दानगी जाग उठी। और सीता उसके लिए फूल की तरह खिल उठी। उसमें जोर था मगर दरिंदगी नहीं थी, और अचानक सब अच्छा हो गया। मैं खुश लकड़ी का तख्ता न रही, मैं पत्थर की सिल न रही, मैं इबादतगाह या खानका न रही। मैं उसे चाहना चाहती थी और चाहत मुझ में से फूट पड़ी। कोई पूछे कि ये क्या हुआ तो मैं बता ना पाऊंगा। मैं उसके साथ थी और मुझ में से खुशी का लावा फूट रहा था। वो झूल रही थी, झूम रही थी। मेरा जिस्म एक साज था जिसमें से नगमे बिखर रहे थे। ना कोई माजी था ना मुस्तकबिल, जो कुछ था बस अभी था। अभी अभी उन दोनों में कोई तफरीक न थी। ना ही खौफ।
मैं उसकी औरत थी, और मैं उसका मर्द, मैं वो थी, वो मैं, और वो मैं, और मैं वो। और ये हमेशा के लिए था, हमेशा हमेशा। हमेशा। वो दोनों अगले वक्तों में ये सब कितना आसान था। फिर काली ने कहा, हजारों साल पहले पिछले दिनों में ये सब कितना आसान था, कोई झमेला नहीं था, सिर्फ प्यार काफी होता था दोनों का। फिर तुमने ब्रिज, बुर्ज और मीनार बनाना शुरू किया, फिर तुमने शर्म और हया इजाद की और उसके कानून बनाकर पत्थर की सिरों पर खुदवाकर सजा कर रखा। वो दोनों अपनी चाहत में खोए हुए थे। आखिरकार थक गए और सो गए। खुली फजा में खुशो खुर्रम। आजाद, बिल्कुल आजाद। तब बंटू ने एक ख्वाब देखा। बंटू, 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 तुम्हारे लिए कुछ है बंटू? कोई तोहफा? हाँ बंटू, तुम्हारे दिल की मुराद। मेरे लिए? हाँ बंटू, तुम्हारे लिए। लेकिन तुम हो कौन? पूछने देने वाले से ये नहीं पूछते, तोहफा ले लेते हैं। ये तो बच्चा है, और क्या होता? बहुत प्यारा है। प्यारा नहीं, प्यारी है। गलती की माफी। प्यारी है, बहुत प्यारी है। मगर तुम ये मुझे कैसे सौंप सकती हो? क्योंकि ये मेरी है। माँ आपकी औलाद किसी को कैसे दे सकती है? मैंने इसे बनाया है। काली माँ, काली माँ, मुझे माफ करना, मैं चाहता नहीं। नहीं 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 बंटू, मेरी पूजा मत करो, बच्ची जाग जाएगी। गलती की माफी। बंटू, देखो, बच्चा एक नन्ही सी चीज होता है, इसे बनाने में भी कुछ नहीं लगता। जरा सोचो तो, बच्चा बनाना कितना आसान है। अरे थोड़ी सी हड्डियां, थोड़ा सा मांस और खून, जरा सा ही काम किया और हवा भर दी, लो बन गया बच्चा। इसीलिए तो हर तरफ बेदाम पड़े मिल जाते हैं। लेकिन बंटू, बच्चे को प्यार देना मुश्किल काम है, ये कठिन काम है बंटू।